अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर राजधानी दिल्ली में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के 43वें दीक्षांत समारोह आयोजित इसमें किया गया है, जहां पर इस समारोह में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी शिरकत की है। आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के विकास में योजना वास्तुकला की अहम भूमिका है। जयंत चौधरी ने भी छात्रों को भी नवाचार, सतत विकास, राष्ट्रीय जरूरतों के अनुरूप डिजाइन को अपनाने का संदेश यहां दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि युवा आर्किटेक्टर, यहाँ पर प्लानर्स आधुनिक भारत की आधारशिला है। इस दीक्षांत समारोह में बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक, गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे हैं। तो दीक्षांत समारोह में पहुंचे हैं चौधरी, जहां पर उन्होंने छात्रों को भी यहाँ पर बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि भावनाओं के साथ में काम करें, साथ ही अपने कार्य को बेहतर करें। आज समय में 43वां दीक्षांत समारोह रहा है, जिसमें पहुंचे हैं जयंत चौधरी। आपको कि उन्होंने यहाँ पर छात्रों को बड़ा संदेश देते हुए भी कई बड़ी बातों का जिक्र किया। I think we need more planners and architects, so your jobs are very secure. We need more of you. अभी प्रोफेसर हबीब खान से बात हो रही थी कि हम कितने आर्किटेक्ट तैयार करते हैं सालाना, जो रजिस्टर होते हैं, who are registered as professionals, who are practicing. The number is far, far less than what we need as a growing country. We look all around us, all our cities are in flux. We know that if you look at it globally, there is a massive migration to urban center. तो अब चलिए आगे बात करते हैं ओडिशा की, जहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर देवगढ़ पहुंचे। आपको बता दें कि उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव तैयारियों, व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरे का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, अधिकारियों को दिशा निर्देश देना भी बताया गया है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ने अधिकारियों, स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक की। मतदान केंद्रों की सुरक्षा, मतदाता सुविधा, चुनाव जुड़े अन्य उपायों की भी समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां समय पर पूरी होंगी, हर मतदाता का हक सुरक्षित रहेगा। आपको बता दें कि उनका यह दौरा आगामी चुनाव की सफल शांतिपूर्ण प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए अहम माना जा रहा है। अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस आयोजन में अलग अलग राज्यों, संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीमों के हिस्से के रूप में इसमें 1000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र ने कहा कि बनारस ने कई नेशनल खिलाड़ी दिए हैं। बनारस ज्ञान कला की धरती है। यहाँ पर इस तरीके का भव्य आयोजन हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिल रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। सरकार ने स्पोर्ट्स का बजट काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। आज भारत का खेल मॉडल एथलीट सेंट्रिक हो गया है। टैलेंट की पहचान, साइंटिफिक ट्रेनिंग, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान और पारदर्शी चयन, अब हर स्तर पर खिलाड़ियों के हितों को सर्वोपरि रखा जाता है। साथियों, आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। देश का हर सेक्टर, हर डेवलपमेंट डेस्टिनेशन इस रिफॉर्म एक्सप्रेस से जुड़ रहा है। अब चलिए आगे बात रायपुर की करते हैं, जहां पर रायपुर जिले में अपराध के आंकड़ों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि इस प्रेस वार्ता में बीते 1 साल के दौरान जिले में दर्ज हुए अपराध। अब खबर बिलासपुर से है, जहां पर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में बीते 1 महीने में टिटनेस वैक्सीन की भारी किल्लत बनी हुई है। हालात तो ऐसे हैं कि डॉक्टर मरीजों को पर्चे पर लिखकर टिटनेस वैक्सीन, सिरिंज, इसके अलावा जो भी अन्य दवाइयां हैं वो बाहर खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल में बुनियादी दवा की ये कमी मरीजों, खास करके गरीब, दूर दराज से आए लोगों के लिए परेशानी का
कारण बन गई है। मौसम बदलने से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इलाज के लिए पुलिसकर्मियों तक को भी बाहर से इंजेक्शन लेना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आरएमओ के अनुसार दवाइयों की कमी की सूचना दे दी गई है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक जो कमियां हैं वो दूर नहीं हुई हैं। ऐसे में जो मरीज हैं वो बाहर से दवाई लेने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, अगर बात करें तो यहाँ पर टेटनिस के अलावा तमाम ऐसी वैक्सीनेशन है जो कि यहाँ पर नहीं है, हालांकि एक बड़ी किल्लत या फिर बड़ी लापरवाही से कहा जाएगा। जी, आपको बता दें कि जो बिलासपुर का जिला अस्पताल है वहाँ पिछले 1 महीने से टीटनेस के इंजेक्शन के लिए काफी मरीजों को भटकना पड़ रहा है। यहाँ मरीजों को टीटनेस के इंजेक्शन के अलावा अन्य जो इंजेक्शन है वो बाहर मेडिकल से लेना पड़ रहा है। इसमें यह है कि जो जैसे अभी हाल ही में यहाँ बिलासपुर में कई जगहों पर आवारा कुत्तों ने कई लोगों को काटा था, उसके लिए भी इंजेक्शन लगवाने वो जिला अस्पताल पहुंचते थे, तो उन्हें भी यह कहा जाता था कि आप बाहर के मेडिकल से आप इंजेक्शन लेके आइए, उसके बाद आपको यहाँ लगाया जाएगा। यहाँ जिला अस्पताल में काफी बुनियादी आवश्यकताएं हैं जो पूरी नहीं हो पा रही है। अभी तक ये देखा जा रहा है कि प्रबंधन भी इस मामले में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि सीएमएचओ द्वारा यह कहा जाता है कि सभी अस्पतालों में उपलब्ध दवाइयों सभी मरीजों को मिल रही है, लेकिन ऐसा यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। जी भूपेंद्र, जो लोग सक्षम हैं वो बाहर से दवाइयाँ खरीद सकते हैं, लेकिन जो गरीब हैं, जो यहाँ पर सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही दवाइयों का ही सेवन करते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी समस्या, क्योंकि अगर आप बाहर दवाइयाँ खरीदने जाएंगे तो वो जितने रेट पर है उसी तरीके से मिलेंगी। आखिरकार इस अस्पताल में फिर दवाओं का किस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर जो काम है या फिर जो उपलब्धता है वो किस तरीके से होगी? फिर जो दवाइयाँ यूनिवर्सिटी के माध्यम से अस्पताल में आती थी वो पिछले 1 महीने से आने बंद हो गई है, और जो दूर अंचल ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ जो मरीज आ रहे हैं उनको अपनी जेब ढीली करके बाहर के मेडिकलों से ही अपनी दवाइयाँ लेनी पड़ रही है। ये सीधा उनके जेब पे डाका डल रहा है, जबकि सरकार हमेशा यह दावा करती है कि मरीजों को उनको दवाइयाँ मुफ्त में उपलब्ध होगी, लेकिन जिला अस्पताल में जस्ट इसका विपरीत दिखाई पड़ता है। जिला अस्पताल में ना मरीजों को समय पे दवाई मिल पाती है, ना ही कोई इंजेक्शन, और अभी हाल ही में मौसम की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। यहाँ सर्दी खांसी बुखार के जो मरीज है वो काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में मरीजों को अपनी जेब ढीली करके बाहर मेडिकलों से ही दवाई का लेना पड़ रहा है और अपना इलाज कराना पड़ रहा है। जी, दवाइयों की कमी है, इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है या ये पूरे तरीके से खानापूर्ति होती ही नजर आ रही है? ये सभी खाना पूर्ति नजर आ रही है, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि हमने दवाई के लिए उच्च अधिकारियों को बोले हैं, लेकिन अभी तक के उच्च अधिकारियों से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है। और अक्सर देखा जाता है कि अधिकारी यहाँ से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, जिला अस्पताल के जो अधिकारी हैं वो पल्ला झाड़ लेते हैं। उनका कहना यह है कि हमने इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी है, लेकिन ऊपर से ही दवाई की सप्लाई नहीं होने के चलते यहाँ अस्पतालों में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े
और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर मुस्तफिजुर विवाद में बांग्लादेश का बड़ा फैसला। भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने बीसीबी के फैसले पर लगाई है मोहर। बांग्लादेश के कार्यवाहक खेल मंत्री ने दी है ये जानकारी। बांग्लादेश के बाद आईसीसी के फैसले का इंतजार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर फैसला लिया गया था, अब आखिरकार बांग्लादेश की तरफ से भी कहा गया है कि वो भी यहां पर मैच नहीं खेलेंगे। भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने बीसीबी के फैसले पर मोहर लगा दी है। बांग्लादेश के कार्यवाहक खेल मंत्री ने इसको लेकर जानकारी भी दी है। तो बांग्लादेश के बाद आईसीसी का फैसले का इंतजार हो रहा है कि उनकी तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है। भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्लादेश। अब चलिए आगे बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां पर नक्सलवाद के खिलाफ अभियान। ऐसे में सुकमा, बीजापुर में भी सुरक्षा बलों का यह अभियान। सुरक्षा बलों ने 14 नक्सलियों को ढेर किया है। नक्सलियों से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। सुकमा के किस्टाराम इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी, इसको लेकर सूचना मिलने के बाद डीआरजी टीम को ऑपरेशन पर रवाना किया गया है। आपको बता दें कि शनिवार सुबह करीब 8 बजे नक्सलियों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। सभी के शव, हथियार बरामद कर लिए गए हैं। वही आपको बता दें कि माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर डीआरजी की टीम ने नक्सल विरोधी अभियान यहां शुरू किया। दोनों जिलों में सुरक्षा बलों की सर्चिंग जारी है। साथ ही इलाके में स्थिति पर कड़ी नजर भी बनाई हुई है। तो फिलहाल 14 नक्सलियों के शव मिले हैं। आपको बता दें कि बड़ी मात्रा में हथियार भी इनके पास से बरामद किए हैं। काफी लंबे समय से इसको लेकर सूचना भी मिल रही थी, लेकिन जैसे ही इनके एक्टिव होने की सूचना मिली है, उसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला है। मुठभेड़ के दौरान आपको बता दें कि 14 नक्सली जो हैं वो ढेर कर दिए गए हैं। इनके पास से बड़ी मात्रा में जो हथियार थे वो भी सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं। तो फिलहाल वहां पर अभी भी मुठभेड़ हो रही है, रुक रुक कर ये मुठभेड़ हो रही है। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ में सरकार की तरफ से यहां पर कार्रवाई कराई जा रही है। इसी के तहत सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं पर जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो कहीं पर मुठभेड़ के दौरान यहां पर ढेर होते भी नजर आ रहे हैं। कुछ इसी तरीके की ये तस्वीर सामने आई जब सुरक्षा बलों ने यहां पर 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। बड़ी मात्रा में इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ का ये पूरा मामला, जहां पर बता दें कि 14 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, मुठभेड़ में ये मारे गए हैं। इसमें से कई ऐसे नक्सली हैं जो कि कुख्यात हैं। फिलहाल काफी लंबे समय से तलाश भी थी, लेकिन आखिरकार सर्च ऑपरेशन के दौरान ये नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है, जहां पर बड़ी मात्रा में हथियार भी इनके पास से बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे नहीं रहे हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण भी किया। इससे पहले भी देखा था जब करीब 200 के आसपास नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। कुछ इसी तरीके की तस्वीरें एक बार नहीं कई बार सामने आई जब नक्सलियों की तरफ से आत्मसमर्पण किया गया। लेकिन कई ऐसी जगह जब रुक रुक कर यहां पर मुठभेड़ हुई है। अब यहां पर 14 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, जिनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। तो फिलहाल यहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे में नक्सलियों को मार गिराने के लिए भी लगातार सुरक्षा बल यहां सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इसमें 12 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें 5 महिला नक्सलियों का भी समावेश है। मुठभेड़ में जो शिनाख्ती की गई है, कोंटा एरिया कमेटी इंचार्ज वेट्टी बंगड़ू, उसके अलावा कोंटा एरिया कमेटी सचिव हितेश, उसके अलावा पोडियम जोगा जो बटालियन कमांडर था, उसके अलावा जो कोंटा एरिया कमेटी के अन्य नक्सली है उनका समावेश है। मारे गए नक्सली विविध घटनाओं में शामिल रहे। उसमें जो प्रमुख घटना है, एडिशनल एसपी साहब जून में जो घटना हुई थी
उनके जो हत्याकांड में शामिल थे वो नक्सली से भी मारे गए हैं। उसके अलावा मंगड़ू के खिलाफ 41 अपराध थे। उसके अलावा हितेश के खिलाफ लगभग 20 के आसपास अपराध थे। ओडीएमजो का जो बटालियन था उसके खिलाफ अलग अलग जैसे बड़ी बड़ी घटनाओं में, ताड़मेटला, मिनपा घटनाओं में वो शामिल था। तो ज्यादा जानकारी के लिए शिवानी अवस्थी हमारे साथ में जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी। शिवानी, अगर बात करें जो 14 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। बिल्कुल, सुकमा बीजापुर के घने जंगलों में जो हुआ वो सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं था, बल्कि बस्तर में सालों से चल रही नक्सल हिंसा के खिलाफ सबसे बड़ा, सख्त और सबसे सुनियोजित जवाब था। सुबह करीब 8:30 बजे जो है ज्यादातर इलाके नींद में होता था। उसी वक्त जंगल के भीतर जो है डीआरजी की टीम ने चुपचाप मोर्चा संभाल लिया और खुफिया इनपुट पहले से ही था कि इस इलाके में नक्सलियों का बड़ा मूवमेंट है, इसलिए इस बार आधा अधूरा ऑपरेशन नहीं बल्कि पूरा घेर कर बनाकर कार्यवाही की गई है और कुल 18 टीमें जो है वो अलग अलग दिशाओं में जंगल में उतारी ताकि नक्सलियों को जो है वो भागने का रास्ता ना मिले। जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध इलाकों में पहुंचे, सबसे पहले फायरिंग नक्सलियों की ओर से हुई है और जंगल में अचानक जो है गोलियों की आवाज जो है वो गूंज उठी और कुछ ही सेकंडों में जो है इलाका रणभूमि में बदल गया और जवाबी कार्यवाही में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और घंटों तक चलभेड़ के बाद जो है वो तस्वीर साफ हो गई है और इस एनकाउंटर में जो है करीबन 14 नक्सली मारे गए हैं, जिसके बाद शव बाद में जो है जंगल से बरामद किए हैं। इनमें से 2 नक्सली जो है वो बीजापुर इलाके से बताए जा रहे हैं, जबकि 12 सुकमा जिले से जुड़े हुए थे और ये आंकड़ा अपने आप में ये बताता है कि लोग मारे गए छोटे कैडर के नहीं थे बल्कि संगठन के सक्रिय और प्रशिक्षित हिस्से के थे। इस पूरे ऑपरेशन की सबसे अहम बात ये रही है कि मारे गए नक्सलियों में संगठन का एक बड़ा आईईडी एक्सपर्ट भी शामिल है। ये वही लोग थे जो सड़कों के नीचे, जंगल के रास्तों में सुरक्षा बलों के कैंपों के आसपास बारूदी सुरंगें बिखराते थे। पिछले कुछ सालों में जितने बड़े धमाके हुए हैं उनमें से ऐसे एक्सपर्ट भी की जो है वो भूमिका सामने आई है। अधिकारियों का कहना है कि इस आईडी एक्सपर्ट का नाम जो है वो एडिशनल एसपी आकाश राव की शहादत से भी जुड़ा हुआ है। यानी ये कार्यवाही सिर्फ वर्तमान खतरे को खत्म करना नहीं बल्कि पुराने जख्मों का जवाब भी है। मुठभेड़ के बाद जो है इलाके की सर्चिंग की गई है तो वहां से जो हथियार बरामद हुए उन्होंने साफ कर दिया है कि नक्सली किसी बड़े हमले की जी थी वो तैयारी थी, जिसमें से AK-47 SLR भारी मात्रा में गोला बारूद और रोजमर्रा की नक्सली का सामान जो है वो मिला है। इसका मतलब ये है कि अगर ये ऑपरेशन समय पर नहीं होता तो आने वाले दिनों में बस्तर एक बड़ी हिंसक घटना जो है वो देख सकता था और सुरक्षा बलों की ये कार्रवाई अभी क्या कुछ अन्य ऐसी जगह हैं जहां पर नक्सलियों के छिपे होने की भी सूचना है और वहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से जल्द ही एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, इसी बीच और बड़ी खबर सामने आई है कि जिसने नक्सल संगठन के अंदर की हकीकत को उजागर कर दी है। नक्सलियों की जिस मिलिट्री बटालियन को सबसे मजबूत माना जाता था उसका चीफ देवा अपने 20 साथियों के साथ जो है वो आत्मसमर्पण कर चुका है और ये आत्मसमर्पण जो है तेलंगाना के पुलिस के सामने हुआ है और इसके साथ ही बस्तर और दंतेवाड़ा बॉर्डर पर जो है वो सक्रिय इस बटालियन की कमर टूट गई है। आत्मसमर्पण के दौरान जो है देवा और उसके साथियों ने करीब 20 लाख रुपए नगद, आधुनिक हथियार और हजारों राउंड जिंदा कारतूस जो है वो पुलिस को सौंपे गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी अवस्थी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब चलिए आगे बात करते हैं। यूपी के श्रावस्ती में एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। आपको बता दें कि यहां महादा मोड़ पर नमक लादकर भिनगा जा रहा ट्रक अचानक से अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गया। चालक ने समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। स्थानीय लोगों ने भी मोड़ पर सुरक्षा उपायों की कमी को हादसे का मुख्य कारण बताया है। उन्होंने स्पीड कंट्रोल यहां पर संकेत तक बैरिकेडिंग लगाने की भी मांग की है। इसके अलावा फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बिसनापुर पवलिया, जिला श्रावस्ती, सिरसिया थाना। मेरी बहन को जो है ले जाके बहला फुसला के उसके हाथ में जितना रकम था 1,93,000 रुपया, 5 थान जेवर, वो ले जाके हड़प कर लिया। फिर उसके बाद में उसको मार के भगा रहा था, जिसे हम नहीं रखेंगे, हम दोबारा शादी करेंगे दोबारा। हम जो है अब चलिए आगे बात अंबेडकर नगर की करते हैं, जहां पर अकबरपुर तहसील क्षेत्र से पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जे का गंभीर मामला सामने आया है। जहां पर
अकबरपुर क्षेत्र के ग्राम बुडनपुर निवासी घनश्याम गुप्ता ने उपजिलाधिकारी अकबरपुर को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि गांव की सरकारी आवास से पट्टा भूमि पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है। विरोध करने पर मारपीट धमकी देने का भी आरोप लगाया है। मामले को गंभीरता से देखते हुए राजस्व टीम पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। निस्तारण की कार्रवाई भी की जा रही है। विवाद कर रहे हैं और नेकपाल और नायब तहसीलदार सबका दस्तखत भी मिला है कि आपका पट्टा है, आपका कब्जा है, तब भी नहीं वो लोग मान रहे हैं। तब कोतवाल साहब के पास गए, भूतपूर्व प्रधान को लेकर, वो जो उनको पट्टा दिया है विकास और उनको कृष्णा को, वो जो है कोतवाल साहब जब रिपोर्ट देखे हमारा, तो उन्होंने कहा आपका लीगल है, आप जाइए काम कराइए, आपका कोई उसमें निर्दोष नहीं है। अब चलिए आगे बात मथुरा की करते, जहां पर थाना गोविंद नगर क्षेत्र के तेलियापाड़ा में एक घर के अंदर व्यापारी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया गया है। आपको बता दें कि डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंची है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। कि यहाँ पे एक सतीश चंद्र अग्रवाल जी रहते थे, जिनका यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे अपना आवास भी है और ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे इनके किराएदार भी रहते हैं। तो ये पाया गया कि ये अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं, उठ नहीं रहे हैं। इस पर तत्काल पुलिस टीम यहाँ पे आई है, तो देखा है कि इनके एक सिर पे चोट का निशान है और ये मृत हालत में यहाँ पड़े हुए हैं। इसमें तत्काल पुलिस द्वारा FSL टीम और फील्ड यूनिट टीम और डॉग स्क्वाड के द्वारा छानबीन की जा रही है। हमारे फील्ड यूनिट के वैज्ञानिक भी फिंगरप्रिंट ले रहे हैं और इसमें जो इंजरी है उसको निश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं, किसके द्वारा की गई है और किस हथियार से की गई है। और इसमें पंचायतनामा कार्रवाई, विधिक कार्रवाई, तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। तो मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।